नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा के लिए उज्ज्वल निकम, सदानंद मास्टर, डॉक्टर मीनाक्षी जैन और हर्षवर्धन श्रृंगला मनोनीत। चारों सदस्यों को पीएम मोदी ने संसदीय कार्यकाल के लिए दी बधाई। लखनऊ में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्त के 124वें अवतरण दिवस उत्सव में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, रक्षा क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ रहा देश। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने माना भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत का लोहा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद के शिकार लोगों के परिजनों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, वर्षों की पीड़ा के बाद लोगों को मिला न्याय। की पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की कड़ी निंदा। सिंगापुर दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से की मुलाकात। कहा, सिंगापुर हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अहम हिस्सा। और विंबलडन पुरुष एकल वर्ग का फाइनल मैच आज। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर और 2 बार के डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस अल्कराज होंगे आमने सामने। आइए सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 लोगों को मनोनीत किया है। मनोनीत लोगों में जाने माने वकील उज्ज्वल देवराव निकम, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद सी सदानंदन मास्टर और जानी मानी इतिहासकार तथा शिक्षाविद मीनाक्षी जैन शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने कल देर रात जारी अधिसूचना में कहा कि राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड 1 के उपखंड क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मनोनीत सदस्यों की सेवानिवृत्ति के कारण उत्पन्न रिक्तियों को भरने के लिए 4 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया है। प्रख्यात सरकारी वकील रहे उज्ज्वल निकम ने आतंकवाद से जुड़े मामलों में ठोस दलीलें देकर अपनी विशेष पहचान बनाई। उन्हें वर्ष 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब के मामले में मजबूती के साथ सरकार का पक्ष रखने के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1993 में मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के मामलों में भी सरकारी वकील के रूप में राज्य सरकार का पक्ष रखा था। पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला अमेरिका में भारत के राजदूत रहे हैं और उनकी कूटनीति तथा रणनीतिक मामलों में विशेष पहचान है। देश की विदेश नीति से संबंधित विभिन्न मामलों में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हर्षवर्धन श्रृंगला साल 1984 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं। अपने 35 साल के लंबे करियर में हर्षवर्धन ने राजधानी नई दिल्ली समेत विदेश में कई अहम पदों पर काम किया। सी सदानंदन मास्टर को केरल में शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके विशेष कार्यों के लिए जाना जाता है। उन्हें वंचित वर्गों के लोगों के साथ साथ अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बीच शिक्षा और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने वाले उनके कार्यों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। वहीं जानी मानी इतिहासकार डॉक्टर मीनाक्षी जैन दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में इतिहास की पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की गवर्निंग काउंसिल की सदस्य रह चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के लिए मनोनीत उज्ज्वल निकम को शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, उज्ज्वल निकम का विधि क्षेत्र और हमारे संविधान के प्रति समर्पण अनुकरणीय है। वो न केवल एक सफल वकील रहे हैं बल्कि महत्वपूर्ण मामलों में न्याय दिलाने में भी अग्रणी रहे हैं। अपने संपूर्ण कानूनी जीवन के दौरान उन्होंने हमेशा संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने और आम नागरिकों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए काम किया है। ये खुशी की बात है कि भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। उनके संसदीय कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर हर्षवर्धन श्रृंगला को शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर लिखा,
कि श्री हर्षवर्धन श्रृंगला जी एक राजनयिक, बुद्धिजीवी और रणनीतिक विचारक के रूप में उत्कृष्ट रहे हैं। वर्षों से उन्होंने भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और G20 की अध्यक्षता में भी योगदान दिया है। मुझे खुशी है कि उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। उनका अद्वितीय दृष्टिकोण संसदीय कार्यवाही को और समृद्ध करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी सदानंदन मास्टर को राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि श्री सदानंदन मास्टर जी का जीवन साहस और अन्याय के आगे न झुकने की प्रतिमूर्ति है। हिंसा और धमकी भी राष्ट्र विकास के प्रति उनके जज्बे को डिगा नहीं सकी। एक शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी उनके प्रयास सराहनीय हैं। युवा सशक्तिकरण के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता है। राष्ट्रपति जी द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर उन्हें बधाई। सांसद के रूप में उनकी भूमिका के लिए शुभकामनाएं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर डॉक्टर मीनाक्षी जैन को एक्स पर पोस्ट कर शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि अत्यंत हर्ष की बात है कि डॉक्टर मीनाक्षी जैन जी को राष्ट्रपति जी द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। उन्होंने एक विद्वान, शोधकर्ता और इतिहासकार के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। शिक्षा, साहित्य, इतिहास और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में उनके कार्यों ने अकादमिक विमर्श को महत्वपूर्ण रूप से समृद्ध किया है। उनके संसदीय कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 विभूतियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने पर बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए सभी मनोनीत सदस्यों को नए सफर की शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मनोनीत किया है। इनमें वरिष्ठ विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, इतिहासकार डॉक्टर मीनाक्षी जैन और सामाजिक कार्यकर्ता सी सदानंदन मास्टर शामिल हैं। खबरों में बढ़ते हैं आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्त के 124वें अवतरण दिवस उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि चंद्रभानु गुप्त का पूरा जीवन उच्च मूल्यों का संदेश है। उन्होंने कहा कि भारत की राजनीति में सेवा, सादगी और ईमानदारी का महत्व है और हमेशा रहेगा। साथियों, चंद्रभानु गुप्त जी एक नेता से ज्यादा जन सेवक थे। वो केवल कई बार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, बल्कि वे उस उच्च परंपरा के व्यक्ति थे जिनकी गिनती भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से निकले हुए नेताओं में थी। उनके जीवन से हमें यह भी संदेश मिलता है कि राजनीति में मतभेद भले ही हों, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, वैमनस्य नहीं होना चाहिए। यह संदेश भी स्पष्ट रूप से हमें मिलता है। वो अपने मित्रों और विरोधियों दोनों के साथ बहुत ही विनम्रता और सम्मान के साथ पेश आते थे और यही वजह थी कि उनके कई विरोधी निजी तौर पर उनका सम्मान करते थे। उनकी जीवन शैली बेहद सरल थी। उन्होंने राजनीति को कभी भी व्यवसाय नहीं बनाया, बल्कि एक सेवा का माध्यम बनाया। यही कारण था कि उत्तर प्रदेश की जनता के बीच वह अत्यंत लोकप्रिय सदैव बने रहे। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश आज हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। प्रदेश में अब कानून व्यवस्था का राज है। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, निवेश बढ़ रहा है, उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं, बुनियादी ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव हो रहे हैं। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, मेडिकल कॉलेज, ये सब विकास की नई तस्वीर आप सबको देखने को मिल रही है। प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था में भी योगदान बड़ा है उत्तर प्रदेश का। मैंने पहले भी कहा है, उत्तर प्रदेश की धरती पर आज मैं समझता हूं कि कम से कम कोई बदमाश सीना तान कर चलने की हिम्मत नहीं कर सकता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश का रक्षा क्षेत्र आज प्रगति के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जिसका उदाहरण ब्रह्मोस मिसाइल के रूप में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे विश्व ने देखा है। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने करिश्माई काम किया है। ब्रह्मोस मिसाइल और इतना ही ब्रह्मोस मिसाइल ने जो करिश्मा दिखाया है, उसके बाद दुनिया के लगभग 14-15 देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग की है।
ब्रह्मोस मिसाइल अब लखनऊ से भी एक्सपोर्ट की जाएगी। यह फैसिलिटी रक्षा क्षेत्र में मैं समझता हूँ हमारे देश की जो हमारी आत्मनिर्भरता है उसको मजबूती देगी और साथ ही इससे रोजगार का भी सृजन होगा। और मेरा प्रयास यही है कि यहाँ और इंडस्ट्रीज भी आएँ ताकि लखनऊ के साथ साथ प्रदेश का भी तेजी से विकास हो। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सिंगापुर के दौरे पर हैं। उन्होंने सिंगापुर के अपने समकक्ष विवियन बालकृष्णन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमारी एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में है। इसके अलावा उन्होंने टेमासेक होल्डिंग्स के मनोनीत अध्यक्ष टेओ ची हेन से भी मुलाकात की। सिंगापुर में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आर्थिक सहयोग, व्यापारिक संबंध, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर चीन के दौरे पर रहेंगे, जहां वो तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। एससीओ की बैठक क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, संपर्क और विकास जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के मकसद से आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस बैठक के इतर शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं भी करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेघालय के सोहरा स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम स्कूल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्वावलंबन वैकल्पिक आजीविका इकाई के अंतर्गत स्कूल में सिलाई बुनाई केंद्र और अन्य विभिन्न सुविधाओं का दौरा किया। साथ ही उन्होंने सिलाई बुनाई केंद्र के कर्मचारियों से बातचीत भी की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद के शिकार लोगों के रिश्तेदारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने लिखा कि आखिरकार न्याय मिला। आतंकवाद के शिकार लोगों के रिश्तेदारों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। ये परिवार जिन्हें छोड़ दिया गया था और भुला दिया गया था, दशकों तक चुपचाप कष्ट सहते रहे। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा बेरहमी से मारे गए उनके प्रियजनों की कहानियां अब सामने आ रही है। मनोज सिन्हा ने लिखा कि मैं ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हूं कि इन परिवारों को न्याय, नौकरी, मान्यता और सहयोग मिले, वर्षों की पीड़ा के बाद जिसके लिए वे हकदार हैं। वो जम्मू कश्मीर के हजारों निर्दोष नागरिकों को अंततः मान्यता और सम्मान देने का एक ऐतिहासिक कदम है। इन परिवारों की सच्चाई जानबूझकर दबा दी गई। कोई उनके आंसू पोंछने नहीं आया। सबको पता था कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी नृशंस हत्याओं में शामिल थे, लेकिन किसी ने भी हजारों बुजुर्ग माता पिता, पत्नियों, भाइयों या बहनों को न्याय नहीं दिलाया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने आगे लिखा कि दशकों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे सभी परिवारों के दरवाजे तक अब प्रशासन पहुंचेगा और उनके लिए नौकरी, पुनर्वास और आजीविका की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने ये भी लिखा कि आतंकवाद पीड़ितों की शिकायत दर्ज करने के लिए जिलों में हेल्पलाइन स्थापित की गई है। हमें 90 के दशक से भी सैकड़ों शिकायतें मिल रही हैं। कई मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जमीनों पर अतिक्रमण किया गया और संपत्तियां ध्वस्त कर दी गईं। मैं लोगों को आश्वस्त करता हूं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने ओडिशा के बालासोर जिले में शनिवार को एक 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा द्वारा खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की घटना की रिपोर्ट का संज्ञान लिया गया है। घटना के बाद छात्रा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जांच अभी जारी है, जबकि छात्रा की हालत नाजुक बताई गई है। इस मामले में भुवनेश्वर एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर आशुतोष बिस्वास का कहना है कि छात्रा को गंभीर हालत में भुवनेश्वर एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। हमने कमेटी बनाई है और कमेटी मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी, क्रिटिकल केयर, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, पल्मोनरी सब मिलकर अभी हम उसको देख रहे हैं। बेस्ट ट्रीटमेंट जो भी देना है हम कर रहे हैं उसको। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने मामले पर कहा है कि पीड़िता की हालत गंभीर है। सरकार पीड़िता को हर संभव मदद मुहैया करवा रही है। बालेश्वर जिले में जो एफएम कॉलेज में जो इंसिडेंट हुआ, एक छात्री के ऊपर जो घटना घटी थी, इसी को आधार करते हुए वो आत्माहुति दिए थे। भुवनेश्वर एम्स में उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। परिस्थिति बहुत क्रिटिकल है। दिल्ली का जो एम्स का जो डॉक्टर सीनियर है, उनके साथ एक वर्चुअल मोड में मीटिंग करते हुए और क्या ज़्यादा ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इसी आधार पर करने के लिए मैंने
वहाँ का टीम के साथ बातचीत कर लिया। अगले 24 घंटे के लिए वो बहुत क्रिटिकल मोमेंट है। जब कोई इम्प्रूव थोड़ा सा भी करेगा तो हम उसको एयरलिफ्ट भी करा सकते हैं दिल्ली एम्स के लिए। भुवनेश्वर एम्स में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बालेश्वर पीड़िता के माता पिता से मुलाकात भी की। वहीं इस बीच समाज सेविका पिंकी प्रधान ने कहा कि ये घटना समाज के लिए गंभीर चेतावनी है। उन्होंने समाज में महिलाओं के प्रति मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता बताई। ये मानसिकता को ख़त्म होना चाहिए इस सोसाइटी में कि अगर कहीं पे भी आप कितना भी स्ट्रॉन्ग आपका लॉ बना दीजिए, लेकिन सोसाइटल जो एक मानसिकता है लड़कियों के प्रति कि अगर कोई लड़की कुछ भी कंप्लेन करती है तो पहले उंगली उनको उठाया जाता है। तो ये बस एक ही घटना सोच के हमें देखना नहीं चाहिए, ये सोच को बदलना है और उसी के लिए हम सब यहाँ पे खड़े हैं। और ऐसा आगे जैसे ना हो इसके लिए सरकार से भी निवेदन है कि कोई मजबूत कदम उठाए। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन बिताने के बाद 15 जुलाई को भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे पृथ्वी पर लौट रहे हैं। अनडॉकिंग की प्रक्रिया 14 जुलाई यानी कल भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे होगी। एक्सियोम 4 मिशन के तहत शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री कमांडर पैगी विट्सन, पोलैंड के स्लावोज उजनास्की, विस्नोस्की और हंगरी के टिबोर कापू इस यात्रा में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने X पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने आगे लिखा कि इस यात्रा से जुड़ा आगे कोई भी अपडेट होता है तो वो बताया जाएगा। सतत और समावेशी विकास की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने पूर्वोत्तर जिला SDG सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से तैयार की गई है। पहले के 103 जिलों की तुलना में इस बार 121 जिलों को शामिल किया गया है, जिनमें से 85% जिलों ने अपना प्रदर्शन बेहतर किया है। फ्रंट रनर जिलों की संख्या भी 62% से बढ़कर 85% हो गई है। मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले फ्रंट रनर श्रेणी में आ गए हैं। मिजोरम का नल अथियाल जिला पूरे क्षेत्र में शीर्ष पर रहा। सिक्किम और त्रिपुरा ने संतुलित और स्थायी प्रदर्शन दिखाया, जबकि नागालैंड के 3 जिले शीर्ष 10 में शामिल हुए। अरुणाचल प्रदेश के 25 जिलों का मूल्यांकन किया गया। लगभग 59% जिलों को अग्रणी और 33% को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों की श्रेणी में रखा गया है। राज्य ने स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, लैंगिक समानता, बेहतर कार्य एवं आर्थिक विकास और भूमि पर जीवन जैसे लक्ष्यों में प्रगति दिखाई। इस सूचकांक में असम के 33 जिले शामिल हैं। इनमें से लगभग 89% जिले अग्रणी रहे और लगातार सुधार दिख रहा है। राज्य ने बेहतर कार्य और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा और लैंगिक समानता में अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं मणिपुर की बात की जाए तो यहाँ सभी 16 जिलों का मूल्यांकन किया गया। लगभग 75% जिले अग्रणी रहे। राज्य ने स्वच्छ जल और स्वच्छता, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, बेहतर कार्य और आर्थिक विकास, सतत शहर और समुदाय और शांति, न्याय और मजबूत संस्थान में अच्छा प्रदर्शन किया है। मेघालय के 11 जिलों को शामिल किया गया, जिनमें 84% जिले अग्रणी रहे। राज्य ने स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, उद्योग, नवाचार एवं बुनियादी ढांचा और भूमि पर जीवन में प्रगति दिखाई है।
मिजोरम के सभी 11 जिले अग्रणी श्रेणी में शामिल हैं। हनाथियाल ने पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में शीर्ष स्थान हासिल किया। राज्य ने लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, बेहतर कार्य और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, भूमि पर जीवन और शांति, न्याय और मजबूत संस्थान में अच्छा प्रदर्शन किया। सूचकांक में नागालैंड के 11 जिलों का मूल्यांकन किया गया। यहां 9 जिलों को अग्रणी श्रेणी में रखा गया। मोकोकचुंग इस क्षेत्र के शीर्ष जिलों में शामिल रहा, जबकि जुन्हेबोचो कम अंक पाने वाले जिलों में शामिल रहा। राज्य ने लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, बेहतर कार्य और आर्थिक विकास, सतत शहर और समुदाय, शून्य भूखमरी, जलवायु कार्रवाई और भूमि पर जीवन में अच्छा प्रदर्शन किया है। बात सिक्किम की जाए तो सिक्किम के सभी 6 जिलों को अग्रणी स्थान मिला है। गंगटोक शीर्ष प्रदर्शन करने वाला जिला रहा। सिक्किम ने शून्य भूखमरी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, बेहतर कार्य और आर्थिक विकास, सतत शहर और समुदाय, भूमि पर जीवन और जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन में अच्छा प्रदर्शन किया है। अब बात त्रिपुरा की करते हैं। त्रिपुरा के सभी 8 जिले सूचकांक में शामिल थे। प्रत्येक को अग्रणी श्रेणी में रखा गया। राज्य ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, बेहतर कार्य और आर्थिक विकास और उद्योग, नवाचार एवं अवसंरचना सहित कई लक्ष्यों में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। ये सूचकांक पूर्वोत्तर में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में तेजी से हो रहे प्रगति को दर्शाता है। नई दिल्ली में नीति आयोग, पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय और यूएनडीपी के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे जारी किया। रिपोर्ट पूर्वोत्तर के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास की दिशा में हो रहे बदलावों पर नजर रखने और भविष्य की नीतियां तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। भारतीय पुलिस सेवा की वरिष्ठ अधिकारी सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल की महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सोनाली मिश्रा 1993 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। आईपीएस सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। इधर योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर उच्च स्तर पर व्यवस्थाएं की है। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए योगी सरकार ने विशेष इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कांवड़ यात्रा में 60 से 70 लाख महिला श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है और इसके मद्देनजर 10,000 से अधिक महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं पुलिस विभाग की ओर से 66,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसमें महिला पुलिसकर्मियों की भागीदारी लगभग 15% है। इसके अलावा सीएम योगी के निर्देश पर इस बार महिला श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक हेल्प डेस्क महिला कांस्टेबलों की मौजूदगी सुनिश्चित की गई है। यह हेल्प डेस्क महिलाओं को सहायता और संवेदनशील मामलों में परामर्श उपलब्ध कराएगी। साथ ही क्विक रिस्पांस टीम में महिला पुलिसकर्मियों की उपस्थिति को अनिवार्य किया गया है। रात के समय सभी क्यूआरटी में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती अनिवार्य है। प्रदेश में इस बार 11 जोन में विशेष कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। इन जोन में महिला श्रद्धालुओं के लिए 150 से अधिक हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं। 24/7 हेल्पलाइन नंबरों पर महिला पुलिसकर्मी उपलब्ध रहेंगी। इधर अमरनाथ यात्रा के दौरान एक सड़क हादसा सामने आया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के खुदवानी इलाके में 3 बसें आपस में टकरा गईं और इस हादसे में 9 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। डॉक्टरों के अनुसार सभी यात्रियों की हालत स्थिर बताई जा रही है। डीडी रोबोकॉन 2025 का फाइनल मुकाबला आज दिल्ली में निर्मा रोबोकॉन और जीटीयू रोबोटिक्स टीम के बीच खेला जाएगा। पहले सेमीफाइनल में निर्मा रोबोकॉन ने पीयू रोबोकॉन को हराकर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि दूसरे मैच में जीटीयू रोबोटिक्स ने ब्रैक्स विश्वकर्मा को हराकर खिताबी दौर में अपनी जगह बनाई। देश भर से 72 टीमें 40 टीमों को दिल्ली में होने वाले फाइनल इवेंट के लिए चुना गया। विजेता टीम मंगोलिया में अंतर्राष्ट्रीय रोबोकॉन में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। महीनों की तैयारी, नवाचार और टीम वर्क के प्रदर्शन के साथ फाइनल में रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है। जैसे ही देश की सर्वश्रेष्ठ 2 टीमें खिताब के लिए भिड़ेंगी, सभी की निगाहें अब इस बात पर है कि वैश्विक मंच पर भारत की उम्मीदों को कौन आगे ले जाएगा।
वहीं विंबलडन में पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में आज कार्लोस अल्कराज का सामना यानिक सिनर से होगा। कार्लोस अल्कराज 2 बार के विंबलडन चैंपियन हैं और उनकी नज़र खिताब हैट्रिक पर है। वहीं दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर पहली बार विंबलडन के फाइनल में पहुंचे हैं। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2025 के पुरुष एकल के खिताबी मुकाबले का इंतजार अब खत्म हो चुका है। विंबलडन के फाइनल मुकाबले में एक बार फिर टेनिस जगत के 2 युवा सितारे विश्व नंबर 1 यानिक सिनर और गत विजेता कार्लोस अल्कराज आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल मुकाबले में दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने विरोधियों को कड़े मुकाबले में मात देकर खिताबी मैच में अपनी जगह बनाने में सफलता पाई है। टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल मैच में स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को 6-4, 5-7, 6-3, 7-6 के अंतर से हराकर लगातार तीसरी बार विंबलडन के फाइनल में जगह पक्की की। 22 वर्षीय अल्कराज अब अपने करियर का 6वां ग्रैंड स्लैम और लगातार तीसरा विंबलडन खिताब जीतने से केवल 1 कदम दूर हैं। कार्लोस अल्कराज इस समय जबरदस्त फॉर्म में हैं। उन्होंने 2023 और 2024 के विंबलडन फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराया था और अब वे सेंटर कोर्ट के अनुभव और आत्मविश्वास के दम पर खिताब की प्रबल दावेदारी रखते हैं। वहीं इटली के 23 वर्षीय यानिक सिनर ने सेमीफाइनल मुकाबले में सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में शुमार नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में 6-3, 6-3, 6-4 से हराकर फाइनल में जगह बनाने में सफलता हासिल की। अब तक 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके जोकोविच सेमीफाइनल में सिनर के सामने संघर्ष करते नजर आए। सिनर ने इस मुकाबले में अपनी सर्विस पर मजबूती दिखाई और मुश्किल मौकों पर धैर्य के साथ पॉइंट बनाकर बढ़त बनाए रखी। विंबलडन के फाइनल में यह उनकी पहली एंट्री है। ऐसे में सिनर की कोशिश हर हाल में खिताब जीतकर इतिहास रचने की होगी। वहीं वे पिछले महीने खेले गए फ्रेंच ओपन में अल्कराज के हाथों मिली हार का बदला लेने की भी कोशिश करेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।